आसपास प्रकृति में इतनी तरह तरह की जिंदगियां क्यों हैं? इतने अलग अलग जीव जंतु, पेड़ पौधे। इसका जवाब ना एक ऐसी प्रक्रिया में छुपा है जो हम सब पर लागू होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम इसी की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरेंगे। तो चलिए सीधे इस पहेली पर आते हैं। मतलब रिप्रोडक्शन के लिए तो सिर्फ एक सिंगल ऑर्गेनिज्म भी काफी हो सकता था, है ना? फिर भी क्यों ज्यादातर लाइफ फॉर्म्स को एक पार्टनर की जरूरत पड़ती है? नेचर ने इतना कॉम्प्लिकेटेड रास्ता आखिर चुना ही क्यों? वेल, एवोल्यूशन की इस पहेली को सुलझाने का जो पहला कदम है ना, वो एक शब्द को समझने में है। और वो शब्द है वेरिएशन, यानी विभिन्नता। सच कहूं तो यहीं से सारा खेल शुरू होता है। अच्छा, जरा सोचिए, जब भी सेल्स डिवाइड होती हैं तो वो अपनी डीएनए की एक कॉपी बनाती हैं। और कभी-कभी ना इस कॉपिंग प्रोसेस में छोटी-मोटी गलतियां हो जाती हैं, बिल्कुल जैसे टाइपिंग करते हुए टाइपोज हो जाते हैं। हाँ, ये वेरिएशन का एक सोर्स तो है, पर दिक्कत यह है कि ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्लो है। मतलब इस रफ्तार से तो किसी स्पीशीज को बदलते एनवायरनमेंट के हिसाब से अडैप्ट करने में सदियां लग जाएंगी। तो यहां पर ना हमारे सामने दो रास्ते आते हैं। एक तरफ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो इन स्लो रैंडम कॉपिंग एरर्स पर डिपेंड करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी। और दूसरी तरफ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो एक ही जनरेशन में दो अलग अलग इंडिविजुअल्स के वेरिएशंस को मिलाकर एक जबरदस्त जेनेटिक रिमिक्स तैयार कर देता है। ये तो वेरिएशन क्रिएट करने का एक तरह से सुपरफास्ट तरीका है। और इसका जो फॉर्मूला है ना, वो सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन इसका रिजल्ट वाओ, कमाल का है। इसमें होता क्या है कि दो अलग अलग इंडिविजुअल्स, जिनके पास पीढ़ियों से जमा हुए अपने अपने यूनिक वेरिएशंस हैं, रिप्रोडक्शन के दौरान उनका डीएनए कंबाइन होता है। और नतीजा एक ऐसी ऑफस्प्रिंग जिसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन दुनिया में पहले कभी मौजूद ही नहीं था, एकदम नया। वेरिएशन का ये इंजन है तो कमाल का, नो डाउट, लेकिन इसे चलाने में एक बहुत बड़ी चैलेंज भी है। अब यहां पर ना बायोलॉजी का मैथ्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सोचिए, अगर दोनों पेरेंट्स अपना पूरा का पूरा डीएनए कंबाइन कर दें तो हर जनरेशन में डीएनए की मात्रा तो डबल होती जाएगी। ये तो किसी भी सेल के लिए एक एब्सोल्यूट डिजास्टर होगा। इसे ना हम इंसानों के एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे शरीर की लगभग हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक इसी तरह दूसरे पेरेंट की सेल में भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अब अगर 46 और 46 को मिला दिया जाए तो सोचिए नतीजा क्या होगा। ऑफस्प्रिंग की सेल में 92 क्रोमोसोम्स। ये तो सेल के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को ही क्रैश कर देगा। हर इंस्ट्रक्शन डबल हो जाएगा, कंप्लीट केओस। जाहिर है लाइफ ऐसे काम कर ही नहीं सकती। तो नेचर ने इस प्रॉब्लम का क्या तोड़ निकाला? एक बहुत ही एलिगेंट, एक ब्रिलियंट सोल्यूशन, मियोसिस। ये एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन है जो रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी जर्म सेल्स बनाते समय क्रोमोसोम्स के नंबर को एग्जैक्टली आधा कर देता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिजम्स में दो तरह के सेल्स होते हैं। एक बॉडी सेल्स जिनमें डीएनए का पूरा सेट होता है, और दूसरे स्पेशल जर्म सेल्स जिनमें डीएनए की मात्रा ठीक आधी होती है। और बस यही वो चाबी है, वो ट्रिक है जिससे डीएनए को डबल होने से रोका जाता है। और जानते हैं, एवोल्यूशन के साथ साथ इन जर्म सेल्स में भी स्पेशलाइजेशन आ गया। इन्होंने भी अपना अपना काम बांट लिया। जो मेल गैमेट है वो छोटा और मोटाइल, मतलब फुर्तीला बना ताकि वो तेजी से ट्रैवल कर सके। और जो फीमेल गैमेट है वो बड़ा बना ताकि वो नए ऑर्गेनिज्म के लिए शुरुआत में सारा फूड, सारा पोषण दे सके। चलिए अब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को ना एक्शन में देखते हैं। और इसके लिए फूलों से बेहतर एग्जाम्पल भला और क्या हो सकता है। एक फूल के अंदर ना उसकी पूरी रिप्रोडक्टिव दुनिया बसी होती है। स्टेमन, ये है मेल पार्ट जो पॉलन ग्रेन्स बनाता है। फिर फूल के ठीक बीच में होता है पिस्टल, यानी फीमेल पार्ट। और इसके बेस में ओवरी के अंदर छिपे होते हैं ओव्यूल्स। और इन्हीं ओव्यूल्स में फीमेल जर्म सेल यानी एग सेल सेफ रहता है। अब यहां से शुरू होता है असली सफर। सबसे पहले पॉलन ग्रेन मेल पार्ट से निकलकर फीमेल पार्ट के टॉप पर पहुंचता है। इसे कहते हैं पॉलिनेशन। इसके बाद उस पॉलन ग्रेन से एक पतली सी ट्यूब निकलती है जो ओवरी की तरफ ग्रो करती है। अब मेल जर्म सेल इसी ट्यूब, इस सुरंग जैसे रास्ते से गुजरकर ओव्यूल तक पहुंचता है और आखिरकार मेल और फीमेल जर्म सेल्स का फ्यूजन होता है।
मेल और फीमेल जर्म सेल्स के इसी फ्यूजन को, इसी मिलन को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और इससे जो सबसे पहली सेल बनती है उसे कहते हैं जाइगोट। और पता है, इसी एक सिंगल सेल में एक पूरे नए पौधे का ब्लूप्रिंट छिपा होता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद एक कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जो ओव्यूल है वो एक प्रोटेक्टिव कोट बनाकर सीड में बदल जाता है, और उसके चारों तरफ की जो ओवरी है वो पककर एक रसीला स्वादिष्ट फल बन जाती है। अमेजिंग है ना? तो इन सब के बाद हम घूम फिरकर वापस उसी पहले सवाल पर आते हैं, आखिर ये सब इतनी कॉम्प्लिकेशन क्यों? इस पूरी कहानी का असल मतलब क्या है? हमारे सोर्स मटेरियल का एक सेंटेंस इस पूरी बात को बहुत खूबसूरती से सम अप करता है। 2 या 2 से ज्यादा इंडिविजुअल्स के वेरिएशंस को कंबाइन करने से वेरिएंट्स के नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं। बस यही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का असली मकसद। तो आखिर ये सब इतना मैटर क्यों करता है? क्योंकि ये प्रोसेस किसी भी स्पीशीज के अंदर जेनेटिक ऑप्शंस की एक ह्यूज लाइब्रेरी बना देती है, और यही डाइवर्सिटी, यही वेरिएशन उस स्पीशीज को किसी भी नए चैलेंज, किसी भी नई मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार करती हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही इस धरती पर लाइफ के इवोल्यूशन का असली इंजन है। नमस्कार। और हम सब जानते हैं कि किशोरावस्था में कद लंबा होता है ना? लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। इस दौरान शरीर के अंदर एक बिल्कुल नया सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो आज हम इसी बदलाव के सफर को समझेंगे और जानेंगे कि ये प्यूबर्टी और रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया असल में है क्या और कैसे काम करती है। देखिए, बड़े होना, कद का बढ़ना, ये तो चलता रहता है, पर किशोरावस्था के बदलाव वो कुछ और ही कहानी कहते हैं। ये ऐसा है जैसे शरीर एक तरह से रीबूट हो रहा हो। तो सवाल ये है कि आखिर इस जबरदस्त बदलाव के पीछे की वजह क्या है? चलिए इसी को पता लगाते हैं। तो सबसे पहली बात जो समझनी जरूरी है वो ये है कि बड़ा होना और मैच्योर या परिपक्व होना ये 2 अलग-अलग चीजें हैं। आइए देखते हैं कि नॉर्मल ग्रोथ और प्यूबर्टी के दौरान होने वाले बदलावों में आखिर फर्क क्या है। इसको ऐसे समझिए, बचपन में हमारा कद बढ़ता है, नए दांत आते हैं, ये सब क्या है? ये है सामान्य विकास, यानी जनरल ग्रोथ। लेकिन प्यूबर्टी में शरीर का पूरा प्रोपोर्शन ही बदल जाता है। नई जगहों पर बाल उगने लगते हैं, एहसास बिल्कुल नए होते हैं। तो ये सिर्फ साइज में बड़ा होना नहीं है, ये कुछ बिल्कुल ही नया है। और पता है, इनमें से कई बदलाव तो लड़के और लड़कियों दोनों में एक जैसे ही होते हैं, जैसे स्किन का ऑयली हो जाना, पिंपल्स आना, या फिर आर्मपिट्स और जेनिटल एरिया के आसपास बालों का आना। ये सब इस दौर के एकदम कॉमन, बिल्कुल सामान्य अनुभव हैं। अच्छा, कुछ कॉमन बदलावों के बाद आते हैं वो बदलाव जो लड़कों और लड़कियों में अलग अलग होते हैं। जैसे लड़कों में देखेंगे तो चेहरे पर घने बाल आने लगते हैं, आवाज़ भारी हो जाती है। वहीं लड़कियों में ब्रेस्ट साइज बढ़ना शुरू होता है और मेंस्ट्रुएशन यानी मासिक धर्म की शुरुआत होती है। तो अब तक हमने ये तो देख लिया कि क्या क्या बदलता है, पर एक बड़ा सवाल ये है कि ये सब शुरू कब होता है। मजे की बात यह है कि इसका जवाब हर किसी के लिए अलग अलग होता है, और यही चीज इस पूरी प्रक्रिया को और भी यूनिक बनाती है। यहां पर एक बात साफ साफ समझना बहुत जरूरी है। प्यूबर्टी के लिए कोई एक सही टाइमलाइन नहीं होती, कोई फिक्स उम्र नहीं है। ये बदलाव महीनों बल्कि सालों तक धीरे धीरे चलते हैं। किसी में ये जल्दी होते हैं, किसी में धीरे, और ये फर्क ये उतना ही नॉर्मल है जितना कि हम सबकी नाक या उंगलियों का आकार अलग अलग होना। बिल्कुल, ये लाइन इस बात को बहुत अच्छे से बताती है कि हर शरीर का अपना एक अलग बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। कुछ लोगों में ये बदलाव जल्दी और तेजी से होते हैं, तो वहीं दूसरों में ये बहुत धीरे धीरे अपनी रफ्तार से होते हैं। तो फिर एक और सवाल मन में आता है ना, कि शरीर इस पूरी प्रक्रिया को शुरू करने के लिए टीनेज तक का इंतजार ही क्यों करता है, पहले क्यों नहीं? इसका जवाब छिपा है शरीर की अपनी मास्टर प्लानिंग में। इसे 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, शरीर की सारी एनर्जी पहले अपने अडल्ट साइज तक पहुंचने में लगती है। स्टेप 2, फिर जैसे ही ये बढ़ने की रफ्तार थोड़ी धीमी होती है। स्टेप 3, शरीर अपनी प्रायोरिटी बदल देता है। अब सारी एनर्जी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को मैच्योर करने यानी उन्हें तैयार करने में लग जाती है। और किशोरावस्था का यही वो दौर है जब रिप्रोडक्टिव टिश्यूज मैच्योर होने लगते हैं और शरीर रिप्रोडक्शन के लिए कीपेबल बनता है। इसी को हम फॉर्मली प्यूबर्टी कहते हैं। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, शरीर पर जो बाहरी बदलाव दिख रहे हैं, जैसे नए बालों का आना, ये सब असल में बाहर लगे हुए सिग्नल्स हैं। ये हमें बता रहे हैं कि अंदर
शरीर में एक बहुत बड़ा और जरूरी सिस्टम तैयार हो रहा है। तो चलिए अब जरा इन सिस्टम्स के अंदर झांक कर देखते हैं जो इस दौरान तैयार होते हैं, और शुरुआत करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। ओके, तो इस सिस्टम के मेन प्लेयर्स हैं टेस्टीज यानी वृषण, जहां स्पर्म बनते हैं। लेकिन इन्हें बाहर तक पहुंचाने के लिए एक पूरा का पूरा सपोर्ट सिस्टम काम करता है। एक ट्यूब जिसे वास डेफरेंस कहते हैं, वो इन्हें आगे ले जाती है। रास्ते में कुछ ग्लैंड्स अपना फ्लूइड मिलाकर इन्हें न्यूट्रिशन और ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। और आखिर में यूरेथ्रा वो कॉमन पैसेज है जिससे ये शरीर से बाहर निकलते हैं। अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। ये एक ऐसा सिस्टम है जो एक नए जीवन को नर्चर करने, उसे संभालने और पोषण देने के लिए ही बना है। इस सिस्टम का सेंटर पॉइंट है ओवरीज, जहां एग्स बनते हैं। यहां से हर महीने एक एग एक सफर पर निकलता है। ओविडक्ट या फिलोपियन ट्यूब उससे यूटेरिस तक ले जाती है। ये यूटेरिस एक इलास्टिक बैग जैसी स्ट्रक्चर है जो एक फर्टिलाइज्ड एग के विकास के लिए बनी है, और वजाइना वो रास्ता है जहां से स्पर्म एंटर करते हैं। और इस सिस्टम की एक बहुत ही खास बात है, वो ये कि यूट्रस हर महीने, आई रिपीट, हर महीने खुद को एक पोटेंशियल एम्ब्रियो को रिसीव करने और उसे नर्चर करने के लिए तैयार करता है। और ये जो हर महीने की तैयारी है, ये हमें एक ऐसे साइकिल पर ले आती है जहां से दो रास्ते निकलते हैं। मतलब हर महीने दो में से कोई एक नतीजा हो सकता है। चलिए इन दोनों रास्तों को समझते हैं। पहला रास्ता, अगर एग स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाता है तो ये यूटेरस की लाइनिंग में जाकर इम्प्लांट हो जाता है, और फिर यहाँ ये लगभग 9 महीनों तक डेवलप होता है, और प्लेसेंटा नाम के एक स्पेशल टिश्यू से उसे सारा पोषण मिलता है। लेकिन क्या हो अगर एग फर्टिलाइज ना हो? और यही सवाल हमें इस मंथली साइकिल के दूसरे और ज्यादातर होने वाले नतीजे की तरफ ले जाता है। तो देखिए, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो शरीर एक तरह की रीसेट प्रोसेस शुरू करता है। यूटेरस की वो मोटी स्पंजी लाइनिंग जो एक पोटेंशियल एम्ब्रियो के लिए तैयार हुई थी, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये लाइनिंग धीरे धीरे टूटती है और ब्लड और म्यूकस के रूप में वजाइना से बाहर आ जाती है। यूट्रस की लाइनिंग के टूटने और बाहर निकलने के इसी नेचुरल साइकिल को मेंस्ट्रुएशन यानी मासिक धर्म कहा जाता है। ये साइकिल करीब करीब हर महीने होता है और आमतौर पर 2 से 8 दिनों तक चलता है। तो प्यूबर्टी की शुरुआत से लेके इस मंथली साइकिल तक ये जो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, यही ह्यूमन रिप्रोडक्शन का बायोलॉजिकल फाउंडेशन है। एक बहुत ही सटीक और वेल प्लान्ड व्यवस्था। सोचिए जरा, ये जो इतना कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट है, ये हजारों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। इसका इतनी सटीकता से काम करना अपने आप में लाइफ के नेचर के बारे में क्या बताता है ना? सोचने वाली बात।